नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। आज मैंने कोशिश की और मैं आ गया। आई थिंक आपने टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। आज भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा मोटिवेट हो जाएं। एक छोटी सी स्टोरी है। आई होप कि आप लोग सुनना चाहेंगे। ना सुनना चाहेंगे तो भी मैं धक्के से सुनाऊंगा। सुन लीजिए। मैंने नेट पे भी पढ़ी थी, ये पहले भी पढ़ी हुई थी, अभी दोबारा पढ़ी और फिर सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं ये। तो होता क्या है, दो दोस्त थे। दोनों एक गांव में रहते थे और शाम के टाइम पे खेलते खेलते वो दोनों कुएं के पास चले गए। एक की उम्र थी 6 साल और एक की उम्र थी लगभग 10 साल के आसपास। अब धीरे धीरे खेलते खेलते वो लोग एक कुएं के पास पहुंचे और उनमें से जो 10 साल वाला जो लड़का था वो उस कुएं के अंदर गिर गया खेलते खेलते। अब जैसे ही वो नीचे गिरा कुएं के अंदर तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तो छोटे वाले लड़के जो 6 साल का था उसने आसपास में देखा, कुछ भी नहीं था उसके के पास। तो उसने क्या देखा, कुएं के पास एक बाल्टी थी जिसकी एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम खराब किए उस बाल्टी को कुएं के अंदर डाला और ज़ोर ज़ोर से उसको खींचने लगा। अब उसने अपना पूरा जोर लगाया उस बाल्टी को खींचने में और जैसे तैसे करके अपने उस दोस्त को बाहर निकाल लिया। अब दोनों दोस्त बाहर निकलने के बाद गले मिले। अब गले मिलने के बाद सोचने भी लगे और आपस में बातें करने लगे कि घर पे जाके बताएंगे तो हमें मार भी पड़ेगी, कि बोलेंगे घर वाले कि तुम लोग यहाँ आए ही क्यों कुएं के पास में। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो घर पे जाके सबको बताएंगे। अब गांव में गए, गांव में जाके सबको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। अब सभी लोग हंसने भी लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पागल बना रहे हैं लोग। उनमें से एक बुज़ुर्ग इंसान था, वो काफ़ी समझदार था, तो लोग उसकी बात मानते थे। उस बुज़ुर्ग इंसान ने उन दोनों बच्चों की बातों को माना कि हाँ ये लोग ठीक बोल रहे हैं। अब गांव वालों को भी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सोचा भी अगर इसने सोचा है तो कुछ ना कुछ सही सोचा होगा। तो वो उनसे पूछने लगे कि ऐसा कैसे हुआ है। तो उस बुज़ुर्ग इंसान ने कहा भी अगर ये बच्चे बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। अब सबको हैरानी भी हुई इस बात की। तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि ये बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे वो बड़े वाला लड़का उस कुएं में गिरा और छोटे वाले लड़के ने उसको बाहर निकाला, उस टाइम पर उस छोटे वाले लड़के को कोई भी व्यक्ति, इवन वो खुद भी, उसको ये कहने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये सेम चीज़ें हम पे भी लागू होती हैं, आप लोगों पे लागू होती हैं। फिलहाल आपको कोई भी ये नहीं कह सकता अगर आप लोग अपनी तैयारी में बिजी हैं कि आपसे एचटेट या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। तो समझ गए हो आप लोग इस स्टोरी को, जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो किसी दूसरे की बातों पर मत जाइए कि आपका एचटेट नहीं होगा, नहीं, सबका एचटेट होगा। आपका भी होगा पक्का, अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से मेहनत की है तो कोई नहीं रोक सकता आपको, मैं गारंटी देता हूँ। तो पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़िएगा, आपका स्टार्ट ज़रूर होगा। और हाँ, अभी आज केस की डेट आई थिंक 18 के आसपास मैंने सुनी है, 18 लगी है। आप केस वेस का ध्यान मत दीजिए, मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ कि आपका स्टार्ट निर्धारित समय पे ही होगा। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में बिजी रहिए, किसी फालतू चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने 5 मिनट पहले आपको एक पेज यहाँ पे डाला है, वो ओमार का प्रिंट है। वो ओमार भी मेरे पास, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यही मैंने वहाँ पे डाला है, दिख रहा है आप लोगों को सभी को। ठीक है। मैंने क्यों डाला है, सबसे पहली बात तो इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये ओमार में मैं नहीं करता कि आपको एज इट इज़ ओमार मिलेगी, लेकिन ये इसमें जो डार्क सर्कल हैं, जो डार्क गोले गोले दिख रहे हैं आपको, इनको डार्क करना है, सॉरी, इन गोलों राउंड को डार्क करना है आपको, ताकि ये प्रैक्टिस अच्छे से हो। आधे लोगों की या फिर कुछ कैंडिडेट्स की ओमार तो इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं कि उनको ये ओमार ही भरनी नहीं आती। तो सबसे पहली चीज़ है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इसकी 10 कॉपियाँ निकाल लीजिए और 10 कॉपियों को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। स्पेशली जो बच्चे ओमार में पीछे रहते हैं उनके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है। आप के पास कमी रहने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता आप लोग किसी रीज़न की वजह से या फिर ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए आप परेशान हो और आपका पेपर ही चेक ना हो। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी 10 दिन मुश्किल से रहे हैं आपके पास। 10 दिन में किसी के नोट्स या फिर कोई नई बुक खरीदने का अभी आपके पास टाइम भी नहीं, और आप बेवकूफ़ी भी मत कीजिए ऐसे। ठीक है। सिर्फ आप जो चीज़ें आपके पास या फिर आपने जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में होंगी।
ठीक है, लेकिन पॉजिटिव माइंड के साथ में। मैं ये भी कहूँगा कि फालतू टाइम आप नेट पे वेस्ट मत कीजिए। कभी आप ऑनलाइन के चक्कर में बैठे रहोगे, फेसबुक व्हाट्सअप इन पे, तो थोड़ा सा इन पे कंट्रोल कीजिए। अभी पढ़ने का टाइम है, अच्छे से शांति से मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। कुछ जो टॉपिक हैं आपके पर्टिकुलर, जैसे साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पर्टिकुलर, हार्डली आई थिंक 6 या 7 टॉपिक होंगे जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। वो आप अच्छे से पढ़ोगे तो नंबर आपके डेफिनेटली बनेंगे। हिंदी इंग्लिश 15-15 मार्क्स के हैं आपके, तो उनको आप छोड़िएगा मत। कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है आपको, पढ़ना सभी कुछ है। इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट आपका रहा है, जैसे पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए जो ईवीएस है वो 30 मार्क्स का है, तो उसको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। एसएसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली जो एसएस हैं, वो 60 मार्क्स का आएगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना। प्लस जो आपको करना है, लाइक जैसे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ वो जीन पियाजे की थ्योरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छे से पढ़िएगा प्लीज़। इसको श्योर कीजिएगा कि ये वैसे तो ये थ्योरी मैं आज नहीं पढ़ाना चाहता था, फिर मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने आज नहीं पढ़ाई तो कल भी मैं लेट हो जाऊँगा। कुछ चीज़ें मेरे को और आपको दिखानी थी। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हैं, इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। वो आप लोग देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल मैं आपको इसका बेसिक सा कवर करवा देता हूँ। अभी मैंने छोटा बोर्ड यहीं पे रखा है, मैं इसी पे आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपको जो जीन पियाजे की जो स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो कभी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी थ्योरी है, अपने आप के ऊपर इसको ले लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। चलो अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ बिना देर किए। ये है जीन पियाजे की के ये साइकोलॉजिस्ट रहे हैं एक तरह से। वैसे तो जीव विज्ञान प्राणी थी, बट मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखो इसमें वर्ड आया है कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञान या संज्ञानात्मक, यानी कि बौद्धिक विकास या हमारे दिमाग के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं चली हुई हैं उनको हमने बोला है कॉग्निटिव। जीन पियाजे एक्चुअल में ये जानना चाहता था कि बच्चे जो होते हैं उन बच्चों में बुद्धि का विकास किस ढंग से हो रहा है, यानी बुद्धि, एक बच्चे के अंदर बुद्धि कैसे विकसित होती है, ये जीन पियाजे जानना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट किया है। फिलहाल आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे स्पेशली इस बात पे ध्यान देते हैं कि बच्चों में जो बुद्धि का विकास हुआ है उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इन्होंने, आपने 4 स्टेजें पढ़ भी ली होंगी वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पियाजे ने ये कहा कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसकी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये बात बिल्कुल प्रूव भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। बट पियाजे ने कहा कि हर बच्चा, यानी प्रत्येक बच्चे के अंदर जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जिनको बेसिक इंस्टिंक्ट्स का नाम दिया गया है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स मेनली एक तरह से क्रियाएं ही हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, देखना या फिर वस्तुओं तक पहुंचना, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं संज्ञान के अंतर्गत। तो कॉग्निशन के अंदर ये सारी चीज़ें, यानी बुद्धि के आधार पर जब बच्चा काम करना शुरू कर देता है तो उसको हमने कॉग्निशन का नाम दिया है एक तरह से, ठीक है। तो बेसिकली पियाजे ने ये कहा कि जैसे जैसे बच्चा जन्म से लेके और अपने आगे तक की उम्र में चला जाता है, यानी जन्म से लेके बड़ा बड़ा जैसे बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी जो क्रियाएं हैं, सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, निर्णय हैं, वो सारे बदलते चले जाते हैं। इसी को पियाजे ने कई वर्ड्स यूज किए हैं, कुछ टर्म्स यूज किए हैं अपनी सिद्धांत थ्योरीज के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला वर्ड आपको यहाँ लिख रहा है, मैंने लिख रखा है पहले ही, अनुकूलन यानी अडॉप्शन, ठीक है। ये अनुकूलन या अडॉप्शन है क्या? एक्चुअल में अनुकूलन कोई एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी बच्चा वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। और बच्चों में जो ये वातावरण के अनुसार ढालने की जो क्रिया होती है ना, ये ऑटोमेटिकली होती है। तो इसको जो अनुकूलन है, इसको पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। ये है, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को आप हिंदी में आपने बुक्स में पढ़ा हुआ आत्मसात्करण कहते हैं, मतलब पुराना जो ज्ञान है उनको नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। एसिमिलेशन है क्या? एसिमिलेशन दोबारा बता रहा हूँ, पूरे जो पुराना जो ज्ञान है आपका, पूर्व ज्ञान जो है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ देना कहलाता है आपका एसिमिलेशन, ठीक है। दूसरे शब्द में अगर मैं बात करूँ, जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं तो उसे आत्मसात कहते हैं, यानी नया ज्ञान जब हम ग्रहण करते हैं उसी को आत्मसात कर लेना।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई बच्चा पहली बार किसी कुत्ते को देखता है, ठीक है, उस कुत्ते का रंग काला है, तो वह अपने स्कीमा यहाँ पे मैंने स्कीमा वर्ड यूज किया है। स्कीमा का अर्थ है एक तरह से ज्ञान। तो वह अपने स्कीमा के अंदर सूचना ग्रहण कर लेगा कि जितने भी जो कुत्ते होते हैं उनका रंग काला होता है। परंतु जब कोई दूसरे रंग का कुत्ता, जैसे मान लो पहले बच्चे ने काले रंग का कुत्ता देखा था, फिर बच्चे ने अगर सफेद रंग का कुत्ता देखा है, तो वह अपने स्कीमा में यह सूचना ग्रहण करेगा कि कुत्ते केवल काले जो ब्लैक है काले रंग के नहीं होते, बल्कि वो दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। इस तरह बच्चे ने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान जो है उसमें नए ज्ञान को जोड़ दिया, और इसी को प्याजे ने एसिमुलेशन का नाम दिया है। फाइन, ये आई थिंक हो गया होगा क्लियर अभी तक। तो दूसरा क्या आता है, जो ये अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में होता क्या है, जो पुराना जो ज्ञान है जिसको हमने स्कीमा का नाम दिया है, या ज्ञान को हमने स्कीमा का है, जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर दे, तो एक तरह से वो माने कि वो समायोजन की स्टेज में होगा। जैसे मान लो बच्चे ने ये सोचा या देखा कि कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, ठीक है। अब वो नेक्स्ट टाइम पे बिल्ली को देखता है और उसे क्या लगा कि भाई कुत्ते के भी 4 टांगे होते हैं और इस बिल्ली के भी 4 टांगे हैं। तो 4 टांगे होते हुए भी वो जो बिल्ली जो थी उसको उसने कुत्ते से अलग किया है। तो ये वाली चीज क्या हुई, ये वाली चीज कहलाती है अकोमोडेशन एक तरह से, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह प्याजे ने इस मेन फैक्टर पे काम किया है, अनुकूलन पे, जिसको 2 भागों में बांटा, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। अभी एक वर्ड और यूज किया था, जैसे मैंने स्कीमा का नाम कहा। स्कीमा है क्या, एक्चुअली एक तरीके के ज्ञान को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। मान लो किसी भी तरह का ज्ञान वो हो सकता है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है, किसी वस्तु से रिलेटेड हो सकता है, किसी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी ज्ञान जो होगा, उस ज्ञान को ही हम स्कीमा कहेंगे। एक होता है स्कीम और एक होता है स्कीमा। स्कीम और स्कीमा में क्या फर्क है? स्कीमा का मतलब मैंने आपको बताया ज्ञान, और स्कीम जैसे आपने कहते किस तरह की स्कीम है भाई, ये यानी कौन सा तरीका जो है उस तरीके को हम बोलेंगे स्कीम, और ये है स्कीमा। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखना अपने को, ठीक है। सो जीन प्याजे ने बेसिकली जो स्टेजेस बताई हैं वो टोटल 4 स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहली जो स्टेज बताई थी प्याजे ने वो कौन सी थी, आप बता सकते हैं? आप साथ साथ बताते हुए चले जाइए, कमेंट भी करिए ताकि मेरे को पता चलता रहे। सबसे पहली जो स्टेज थी इसकी, उसको हमने कहा है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बच्चा इनसे सीखता है। संवेदी पेशीय अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, ये जो स्टेज है ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। यानी इस स्टेज के अंदर बेसिकली कहा क्या गया है कि कोई भी बच्चा जो होता है वो अपनी सेंसरीज से सीखता है। यानी स्टार्टिंग में देखो, आप न्यूबॉर्न बेबी कोई है और 2 साल के बीच के, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस पे फोकस करना। आपने आसपास में बच्चों को जरूर देखा होगा, छोटे बच्चों को। उन छोटे बच्चों में आप ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से गौर से देखोगे ना, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए कोई डिमांड करता है या उसकी कोई भी चीज़ हमें चाहिए, उससे पूछना पड़ता है, तो हम कैसे पूछते हैं और वो कैसे बताता है, ये यहाँ से हमें पता चलता है। यानी वो अपनी इंद्रियों का यूज करता है किसी भी चीज़ को सीखने के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी को सबसे पहली स्टेज का नाम दिया है जीन प्याजे ने, जो कि है संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। यानी जैसे बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोएगा भाई। तो बच्चे ने रोकर, ठीक है, हाथे हिलाकर या फिर कुछ क्रियाएं करके हमें ये बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यानी उसका दिमाग यहाँ पे काम कर रहा है, और यही बौद्धिक विकास की अवस्था, यही संज्ञान है। मीन्स माइंड उसका यहाँ पे काम कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये चारों स्टेज करवाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इस जीन प्याजे की थ्योरी को कंट्रोवर्सी में लेके आऊँगा, क्योंकि कुछ एक पॉइंट है जो मुझे लग रहे हैं कि इसने शायद वो पॉइंट छोड़ दिए हैं। आप बुक में भी पढ़ोगे इनको, वैसे तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं फिर मैं आपको बताता हूँ। सेंसरी जो मोटर स्टेज है, इसको आप नाम लिख लीजिए क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 भागों में हम बांटते हैं इसको। सबसे जो पहली जो स्टेज आती है इसमें उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज, और एक तरह से इसको आपने सहज क्रियाओं की अवस्था बोला है। सहज क्रियाओं की अवस्था, ये जो सहज क्रियाओं की अवस्था है ये 0 से लेके 30 डेज यानी 1 महीने के बच्चे तक की पहली स्टेज जो है उसको सबसे पहले बोला है सहज क्रियाएं। देखो अब सहज क्रियाएं कौन सी होती है, एक स्टार्टिंग में जो बच्चा जन्म लेता है उसके पास सिर्फ कुछ एक क्रियाएं ही मौजूद होती हैं, जैसे वो रोता है, ठीक है, या मुंह में अंगूठे को चूसता है, इस तरह की क्रियाएं कहलाती हैं सबसे पहली वाली अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी जो स्टेज आती है वो 1 महीने से लेके 4 महीने तक की स्टेज आती है, यानी 1 मंथ टू 4 मंथ, 1 से 4 महीने के अंतर्गत। इस स्टेज को जो प्याजे है उसने नाम दिया था प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन, यानी
वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की जो सहज क्रियाएं होती हैं वो कुछ टाइम बाद थोड़ी चेंज होने लग जाती हैं, यानी उनके अंदर चेंजमेंट आने लग जाता है। ये जो चेंज होता है ये एक्सपीरियंस के द्वारा होता है। एक्सपीरियंस कौन सा, आप देखो वही एक्सपीरियंस जो उसने 0 से 30 डेज के अंदर ग्रहण किया, इस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये क्रियाएं बार बार दोहराई जाती है, इसीलिए इनको वर्तीय अनुक्रियाओं का नाम दिया गया है, ठीक है। तीसरी जो स्टेज बताई गई थी वो 4 से 6 महीने की अवस्था, लगभग यहाँ पे 6 महीने का बच्चा आ चुका है। तो देखो 4 से 6 महीने का बच्चा क्या करने लगा, चीजों को टच करने लगता है। जैसे मान लो ये पेन पड़ा है, ये बच्चे के सामने आप रखोगे तो इसको वो छूने की कोशिश करेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और इधर उधर हाथ से इधर उधर करेगा। स्टेबल तो पोजीशन होती नहीं कि वो इसको पकड़ ले या कुछ कर ले, तो वो इसको सिर्फ हाथ लगाने की कोशिश करता है और चीज़ों को इधर उधर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो चौथी स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं 8 से 12 महीने की जो अवस्था कहलाती है। इसको गोन्स की मेटा की अवस्था कहा गया है वैसे तो। और इसमें जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, जो उद्देश्य वो लेके चलता है, उनमें थोड़ा सा अंतर आने लगता है, यानी बच्चे के जो स्कीमा है उसके अंदर ज्ञान का भंडार होना शुरू हो जाता है यहाँ इस स्टेज के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी गौण स्कीमेटा की अवस्था। फिर आता है यहाँ पे देखो 1 साल पूरा हो गया बच्चे को, 0 से 30, 1 से 4 महीने, 4 से 6 महीने, 8 से 12 महीने। अब हमें 2 साल की अवस्था की बात कर रहे हैं, तो 12 से 18 माह की अगली 5वीं अवस्था आती है, पहली अवस्था के अंदर कहती है। जो ये अवस्था कहलाती है इसको हम बोलते हैं तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और द स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर एक्टिविटीज। आपने थॉर्नडाइक का प्रयत्न भूल का सिद्धांत पढ़ा था। ये जो स्टेज है ये उसी पर काम करती है, प्रयत्न एवं भूल। यानी बच्चे बार बार प्रैक्टिस करके या बार बार किसी चीज को काम को करके फिर सीखने शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि प्याजे ने जो पहली जो स्टेज बताई है संवेदी पेशी अवस्था, उसकी किस उम्र या अवस्था के अंतर्गत प्रयत्न भूल का सिद्धांत लागू हो सकता है। तो आपको बताना है 12 से 18 माह की जो अवस्था जिसको आपने नाम दिया है तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और इसमें प्रयत्न भूल का सिद्धांत जो है वो यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट कौन सी बच गई अभी, 18 से 24 महीने, यानी 2 साल का बच्चा यहाँ पे हो गया। अब 2 साल का बच्चा हो गया तो बच्चा अब क्या करेगा, देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। एक बार उसको आपने पहली कोई चीज़ दिखाई और बाद में उसके बारे में पूछा तो बच्चों को ये चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। ये वाली एबिलिटीज़ डेवलप होती है बच्चे के अंदर 18 से 24 महीने के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से याद करना है। ये थी पहली की पहली स्टेज। अब इस पहली स्टेज के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ बच्चे में 2-3 चीज़ें कमी रह जाती हैं। वो क्या कमी रह जाती हैं, अभी मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट का छोटा सा एक रूप है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। आपने सुना होगा ना कि बच्चे के अंतर्गत यानी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है उस अवस्था में बच्चे में संरक्षण का जो गुण होता है वो विकसित नहीं होता, लेकिन जैसे ये स्टेज कंप्लीट होती है उसमें ये गुण विकसित हो जाता है। जैसे अभी आपके सामने मैंने ये आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, 2 मग से रखे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है इनमें दोनों में मैंने पानी डाला है, ये देखिए, और आपको दिख रहा है। अच्छा, मेरा बेटा यहीं बैठा है, मैं उससे पूछता हूँ, बेटा बताना इसमें से पानी किसमें ज्यादा है? उसमें। किसमें बेटा, हाथ लगा के बताओ, किसमें पानी ज्यादा लग रहा है आपको? इसमें पानी ज्यादा लग रहा है। हाँ। ठीक है, थैंक यू। अभी खेल लो आप। देखा आपने, अभी बच्चे ने कहा कि उसको पानी इसमें ज्यादा लग रहा है, जबकि इसको ये नहीं पता था कि पानी इन दोनों के अंदर बराबर है। ये वाला जो गुण होता है वो विकसित नहीं हो पाता किस स्टेज में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। हालांकि ये थोड़ा सा आई डोंट नो, मेरा बच्चा बेबी है 5 साल का है, इसने पता नहीं कैसे बताया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पहली स्टेज तक ये जो विशेषता होती है बच्चे की ये डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं कंजर्वेशन यानी संरक्षण का नियम। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, फिलहाल आप इतना याद रखिए क्या था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फाइन, अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। पहली स्टेज क्लियर हो गया आई थिंक सभी को। सेकेंड जो स्टेज आती है उस स्टेज को हमने नाम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोला गया है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखो ये है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से, तो मैं इसको बोलूंगा, आपको ये बोलूंगा कि आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है क्या? प्राक संक्रियात्मक अवस्था एक्चुअली में
जो पहले वाली अवस्था है जिसमें सेंसरीज काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो 2 से 7 वर्ष का बच्चा लैंग्वेज के ऊपर कमांड करना शुरू कर देता है। तो भाषा का विकास होने के कारण बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, अब संक्रियाएं करेगा, अब ऑपरेशंस करेगा। हालांकि संक्रियाएं पहले भी होती थी, लेकिन यहाँ पे देखो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले वाली स्टेज की अवस्था थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हम। और वैसे मैं इसको 2 स्टेजेस के अंदर फिर डिवाइड करूंगा, जो आपकी बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 स्टेजेस के अंदर है कौन सी, एक तो होती है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी होती है अंतर्दर्शी अवस्था। पूर्व संप्रत्यात्मक जो अवस्था कहलाती है वो 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, यानी इसको हम बांटते हैं 2 से 4 और 4 से 7, ये 2 स्टेजेस के अंदर बांटा हमने। इसको पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था बोलते हैं, इसको अंतर्दर्शी अवस्था बोलते हैं। ठीक है, जो 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था है इसके अंदर बच्चा क्या करता है, अनुकरण, इमिटेशन करेगा और खेल के द्वारा सीखेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मैक्सिमम खेल के द्वारा सीखता है बच्चा 2 से 4 वाली अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड चीज इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि 4 वर्ष का जो बच्चा होगा वो हर निर्जीव वस्तु को सजीव ही मानेगा। ठीक है, हर निर्जीव वस्तु को सजीव कैसे, जैसे मैं आपके सामने रखी है मैंने ये गाड़ी, अब बच्चे क्या करेगा, खाना खाएगा तो पहले इस गाड़ी को खिलाएगा, सोएगा तो कहता है पहले मैं अपनी गाड़ी को सुला रहा हूं फिर मैं सोऊंगा। तो ये निर्जीव चीज है, इसको भी वो बच्चा सजीव मान के चल रहा है। तो इसको ये वाली जो स्टेज आती है कि बच्चे निर्जीव चीजों को सजीव चीज मान के चलते, कौन सी अवस्था में होता है, वो 2 से 4 वाली अवस्था, स्पेशली 4 वर्ष की उम्र में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप अपने आसपास के या फिर आपके फैमिली में बच्चे होंगे उनसे भी ये चीजें देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, और इसी को एनिमिज्म का नाम दिया गया है, यानी जीववाद। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 4 वर्ष की अवस्था में जीववाद वाली जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो इस स्टेज के अंतर्गत होती है वो होती है आत्म केंद्रितता, यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म और जीववाद ये दोनों एक साथ पूछ लेते हैं कई बार पेपर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना ईगोसेंट्रिज्म और जीववाद कौन सी स्टेज में आता है, ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, आत्म केंद्रितता जो है इसमें बच्चा क्या कहता है, एक्चुअली कहता नहीं, बच्चा समझता है कि सारी दुनिया उसके आसपास ही है, जो चीजें उसको दिखाई दे रही है वही उसका संसार मानता है वो अपना। ठीक है, तो ये वाली अवस्था कहलाती है 2 से 4 वर्ष की अवस्था। फिर नेक्स्ट आती है 4 से 7 वर्ष की अवस्था। जो ये वाली अवस्था होती है इसमें बच्चे लैंग्वेज की पे थोड़ा सा कमांड करते हैं, यानी भाषा अच्छे से सीख भी लेते हैं वैसे तो, और यहाँ पे बच्चे का तर्क और चिंतन शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 से 7 वर्ष में बच्चा सोचने समझने लग जाता है चीजों के बारे में। ठीक है, और मूर्त प्रत्ययों के साथ साथ, जैसे कंक्रीट जो कंसेप्ट होते हैं उनके साथ साथ वो अमूर्त प्रत्ययों को भी आसानी से याद कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या रहती है, प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे को आप बताते हो ना कि बेटा मैं आपसे पूछता हूँ 2+2 कितने होते हैं, तो बच्चा रट कर बताता है कि 4 होते हैं, उसको ये नहीं पता कि 2 और 2 कैसे आए। अब अच्छा, जैसे मेरा अभी 5 साल का बेटा है, मैं इसे पूछता हूँ बेटा आप ये बताना कि मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, ये 2+2 कितना होता है बेटा, पता है आपको? 2+2, 2 जा कितना होता है? 2 4 जाए 2 जा बेटा 2 3 जा 6 नहीं, 2 1 जा 4 2 जा बेटा 2 जा 4 4 कैसे हुआ बता सकते हो, कैसे होता है बेटा? तो देखिए इसको अभी ये नहीं पता कि 2 और 2 इसने रट रखा है कि 2 जा 4 होता है, बट इसको ये नहीं पता कि 2 + 2 या फिर 2 × 2 = 4 कैसे आया, ये इसको अभी नहीं पता। तो ये वाली चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, 4 से 7 वर्ष की अवस्था में आता है। ये अभी 5 साल का है, 5 साल इसने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो 2 2 4 इसने रट रखा है, लेकिन कैसे होते हैं ये इसको अभी नहीं पता। साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है कि थोड़ा सा बच्चा यहाँ पर सब केंद्रित, मतलब खुद वाले जो हम कह रहे थे ना पहले कि इगोसेंट्रिज्म होता है, थोड़ा सा यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, यानी इगोसेंट्रिज्म वाली चीजों को वो छोड़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तीसरी स्टेज आती है इसमें, बस ये ध्यान रखना है इसमें। तीसरी स्टेज को हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है पेपर के अंतर्गत। इस अवस्था को हमने 7 से 11 या 12 वर्ष की अवस्था माना है, और इसको वैचारिक, ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ है कि वैचारिक प्रक्रिया की अवस्था किसे कहा गया है, वैचारिक प्रक्रिया की अवस्था किसे कहा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैचारिक प्रक्रिया की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही बोला गया है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर बच्चे के अंतर्गत मूर्त जो कंसेप्ट होते हैं वो डेवलप शुरू हो जाते हैं, यानी बच्चा मूर्त तरीके से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और समस्या समाधान की जो एबिलिटीज होती है बच्चे में यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी बच्चे अपनी समस्या का समाधान खुद शुरू करते हैं। ठीक है,
हाँ, ये है कि उसमें जो बच्चा सोचने लगता है ना जो चीज़ों के बारे में, वो क्रम से नहीं सोचता, उसमें बैलेंस नहीं होता, या फिर कोई सीरीज नहीं होती, वो कोई चीज़ कभी सोचता है, कोई चीज़ कभी सोचता है, मतलब उनका अलग अलग तरीके से सोचना होता है। जैसे आप बच्चों को खेलते खेलते देखेंगे वो कुछ चीज़ें बोलने लग जाते हैं, कभी कुछ बोलने लग जाते हैं, ये वाली चीज़ें आती हैं इस स्टेज के अंतर्गत। ठीक है, इसमें मेनली बच्चों के अंदर कंजर्वेशन, न्यूमरेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और पारस्परिक संबंध, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल बताता हूँ इसका मैंने क्या बोला है। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ गाड़ियाँ हैं, मैं अब इसको, ये मैंने अपने बेटे की गाड़ियाँ यूज़ की हैं, और मैं अपने बेबी को बोलता हूँ कि इनको ना आपको सीरीज़ में लगाना कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। जब बच्चा इनको छोटी बड़ी के क्रम में लगाना शुरू कर देगा तो वो वाली स्टेज कौन सी कहलाएगी, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। ठीक है, यानी छोटी बड़ी क्लासिफिकेशन करना। अब जैसे क्लासिफिकेशन में कहता हूँ कि ग्रीन वाली हैं जो इनको एक साइड रखो, जो येलो जिसमें आया उनको एक साइड रखो, ये क्लासिफिकेशन एक तरह से हो सकता है। ठीक है, या फिर आप छोटे बड़े इनको अरेंज करवाओ, या फिर आप कहो कि छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है या बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है। वो सारी की सारी जो क्रियाएं आएंगी वो आपकी किस स्टेज के अंतर्गत आती हैं? यस, एग्जैक्टली वो आपकी इसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको आपने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया गया है। 7 से 11 या 12 वैचारिक प्रक्रिया की अवस्था, इसमें ही वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ें आपको जैसे मैथ्स पढ़ना हम बच्चों को सिखाते हैं, वो सारी की सारी जो स्टेज आती है मैथ्स में, वो आपकी इसी में आएंगी, क्योंकि मैंने आपको जो जितने भी जो विशेषताएं बताई हैं बच्चे की, वो इसी अवस्था के अंतर्गत विकसित होती हैं। यहाँ से बच्चा जब आगे बढ़ता है तो सबसे चौथी स्टेज शुरू हो जाती है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था का है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये वैसे तो हम इसको मानते हैं 12 से 15 वर्ष की, लेकिन 12 या 15 से कई बार ये ऊपर भी हो जाती है स्टेज। इसमें देखो आपको नाम से पता चलेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते आपको पता होगा कि बच्चे का जो दिमाग हो जाता है, मस्तिष्क जो होता है वो भी डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है आराम से, और जो समस्या समाधान की जो एबिलिटीज होती है वो बच्चे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। ठीक है, सेकेंड चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे जो बच्चे के जो विचार होते हैं वो एकदम से परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, जिसको आप क्यूमुलेटिव के रूप में जान सकते हैं। नई नई जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में बच्चा सोचने लग जाता है। साथ साथ आपको एक ध्यान और देना, हाइपोथेसिस होती हैं उनके बारे में भी बच्चा यहाँ पे सोचना शुरू कर देता है, यानी हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। और ये संज्ञानात्मक विकास की सबसे अंतिम स्टेज होती है, जो 12 वर्ष के बाद ही शुरू होती है मेनली। ठीक है, और सिंबल वाले वर्ड जो यूज नहीं करते हम, जैसे सिंबल्स के रूप में करते हैं या फिर संकेत के रूप में बच्चों को बताते हैं, वो वाली चीजें यहाँ पे बच्चा आसानी से सीख जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं टोटल। ठीक है, तो इन 4 स्टेजेस के बारे में कई बार एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना। बाकी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ एक चीजें जो मुझे लग रही थी कि ये वाली चीजें सही नहीं है, जैसे, या फिर आप इसकी कमी जान सकते हो, कमी पूछना चाहो तो कमी के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो कॉग्निटिव जो थ्योरीज है वो केवल नॉलेज कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन करता है, तो सिर्फ नॉलेज कंसेप्ट को हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग जो लेवल है वो भी बच्चे का यहाँ पे रह जाता है। तो प्याजे ने सिर्फ और सिर्फ इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत लिया है, बाकी चीज़ें इसने छोड़ दी हैं। ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था, जिसको तीसरी स्टेज हमने कहा था 7 से 11 या 12 वर्ष की अवस्था, वो वाली अवस्था जो है, उस अवस्था के अंतर्गत हम कहते हैं कि बच्चे में मूर्त विकास हुआ है, बच्चा सोचना शुरू कर देता है, लेकिन उससे पहले ही बच्चा शुरू कर देता है। तो ये क्योंकि आज के बच्चे हैं, आपको पता होगा, आप अच्छे से उनको ऑब्जर्व करो और आप देखो कि कई बार 3 या 4 साल का जो बच्चा है वो भी काफ़ी चीज़ें ऐसी सोचता है जो शायद बड़े जो लोग या बड़े बच्चे 12 या 15 साल का बच्चा वो भी नहीं सोच पाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्ररी है इसमें। साथ में मैं बात करना चाहूँगा कि सिर्फ कॉग्निटिव पे बेस नहीं है बच्चे कोई भी, क्योंकि एक्टिविटीज़ उनके अंदर डेवलप होती हैं, या फिर इमोशंस फीलिंग जो होती हैं, या फिर कौशल या स्किल्स जो आती हैं, वो भी ये बच्चे के अंदर शुरू होती हैं, विकसित होती हैं किसी न किसी क्रम में। तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल ये थ्योरीज आती है ये कम्प्लीटली एक तरह से आप ये मानिएगा, इस थ्योरी में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैं नहीं कहूँगा कि आपको एक या 2 क्वेश्चन पढ़ना है, बस
आप ध्यान रखिएगा कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी कैसे फिजिबल हो सकती है या फिर इस थ्योरी को आप कैसे लागू कर सकते हैं। मैं जो थ्योरीज, जितनी भी साइको की थ्योरीज आती हैं वो आसपास के इन्वायरमेंट में या जो आसपास जो बच्चे होते हैं उनको देख कर ही सीखता हूँ। आप भी ऐसे ही सीख सकते हैं और चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। रटना कुछ टाइम के लिए चलेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा समझे चीज़ों को और ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें। तो आज के सेशन में मैं बस इतना ही करूँगा।